आज हम लोग जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल क्वेश्चन बैंक जारी किया है उस क्वेश्चन बैंक का पूरा सॉल्यूशन करने वाले हैं और सारे सब्जेक्ट का सॉल्यूशन करेंगे। अकाउंट्स है, बिजनेस स्टडी है, इकोनॉमिक्स है, ईटीपी है और सीए है और हिंदी इंग्लिश जिनका है कोशिश करेंगे कि वो भी हम लोग करवा दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों तक कवर हो जाए। ये क्वेश्चन बैंक इसलिए काम का है क्योंकि इस क्वेश्चन बैंक में इतना अच्छा कलेक्शन दिया हुआ है कि आपको बाहर पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अगर क्वेश्चन बैंक ठीक से पढ़ जाते हैं तो बुक भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन बैंक ये झारखंड सरकार का जारी किया हुआ क्वेश्चन बैंक है और आपके एप्लीकेशन में ये डाल दिया गया है। जो लोग हमारे यहाँ नहीं पढ़ते हैं, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग में ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास नहीं करते हैं, वो अगर चाहते हैं ये सारे क्वेश्चन बैंक का कलेक्शन उनके पास हो तो उसके लिए उनको क्या करना होगा, प्ले स्टोर में जाना होगा, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का ऐप इंस्टॉल करना होगा। ऐप में फ्री स्टडी मटेरियल में जाएंगे तो उनको ये सारे फ्री में वहाँ पे मिल जाएगा। अगर वो चाहते हैं कि इसका पूरा क्लास देखें, क्योंकि सारा क्लास तो यूट्यूब पे नहीं जाएगा, पूरा क्लास अगर लाइव क्लास करना चाहते हैं तो उनके लिए एक ऑप्शन है कि अगर कोई बच्चा 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, अभी आप 11th में तो आपका एग्ज़ाम 2025 में होगा, तो 2025 के लिए कॉमर्स आर्ट्स और साइंस का कोर्स खरीद लेता है तो उसे 2000 ये 11th क्लास का जो एमसीक्यू है ये पूरा क्वेश्चन बैंक फ्री में मिलेगा। और जो हम लोग तैयारी अपने तरफ से करवाते हैं बच्चों को वो भी फ्री में मिलेगा, क्योंकि अगर कोई बच्चा 2025 एग्जाम के लिए अभी कोर्स खरीदता है तो उसको पास कराने की जिम्मेदारी कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग की है। वो आर्ट साइंस कॉमर्स में भी उनको सारी सुविधाएं मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी अभी जितने क्लासेस 3 महीने के आसपास में चलेंगे सारे क्लासेस उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा उसी एप्लीकेशन में, उसी बैच में जो वो खरीदेंगे। और सारे बैच अवेलेबल हो चुके हैं। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आपकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है, पढ़ना चाहते हैं तो मेरे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर लें। वैसे मेरा नंबर सबके पास रहता ही, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा नंबर। आप मुझे कांटेक्ट करें तो ये सारे क्लासेस फ्री मिलेंगे। ये उन बच्चों के लिए जो मेरे यहाँ ऑफलाइन या ऑनलाइन में नहीं पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं उनको तो ये जानकारी है ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप देखें तो अपने अकाउंट्स के सिलेबस को, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये सिलेबस है। तो अकाउंट्स के सिलेबस को अगर आप ठीक से झांक के देखेंगे तो दो पार्ट में अकाउंट्स के सिलेबस को बांटा गया है। पहला पार्ट को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 1, इसको हिंदी में लिखा है वित्तीय लेखांकन भाग 1, और दूसरा होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 2। तो सबसे ज़्यादा चैप्टर हम लोगों को पार्ट 1 में पढ़ना है, पार्ट 2 में हम लोगों का चैप्टर बहुत कम है। तो चलिए देखते हैं कि पार्ट 1 में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, ये भी तो जानना जरूरी। सिलेबस को सबसे पहले समझिए, यानी सबसे पहले हम लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए, सबसे पहले जानना चाहिए सिलेबस। ये जेसीईआरटी का है। जेसीईआरटी मतलब आप जो पढ़ रहे हैं वो झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची से पढ़ रहे हैं। जो एनसीईआरटी सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग जेसीईआरटी है। हर राज्य सरकार का अपना अपना है। 20 है सूची, देखिए नेम ऑफ चैप्टर्स, इसको समझना बहुत जरूरी। जो बच्चे को सिलेबस नहीं पता है वो अपना प्लान स्ट्रेटजी कुछ नहीं बना सकता है। जिसको पता है उसको मालूम है कि हमको कैसे इसका प्लानिंग करना है, कैसे पढ़ेंगे। तो अगर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट ए यानी वित्तीय लेखांकन भाग 1 की बात करेंगे तो उसमें चैप्टर्स देखिए टोटल 7 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स हैं? 7। और अगर हम भाग 2 की बात करेंगे तो उसमें 2 चैप्टर है और दोनों चैप्टर एक ही है। एक है विदाउट एडजस्टमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट, जिसमें ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बताया गया था, और एक विथ एडजस्टमेंट से, बस इसके अलावा और कुछ इसमें नहीं है। और इधर 7 चैप्टर है। अगर हम इधर ठीक से करेंगे तो 7 चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एसके सिंह का बुक पढ़े या कोई दूसरे राइटर का बुक पढ़े तो उसमें बहुत सारा चैप्टर था, वो सारे चैप्टर को मिला के ये 7 चैप्टर बनाया हुआ है। देखिए उसमें अलग अलग चैप्टर था, डेप्रिसिएशन अलग था, प्रोविजन एंड रिजर्व अलग था, ट्रायल बैलेंस अलग था, रेक्टिफिकेशन अलग था। तो अलग अलग चैप्टर्स को मिला के, लेकिन एनसीईआरटी और जेसीईआरटी में कितने चैप्टर हैं? मेजर 7 ही चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 7 चैप्टर। और ये 7 चैप्टर को हमको लेके अपना आगे बढ़ना है और 7 चैप्टर को हम लोगों को बढ़िया से फिनिश करना है। और एक एक चैप्टर को छोड़ने वाले नहीं है, सारे चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो 7 चैप्टर पार्ट ए का और 2 चैप्टर पार्ट बी का, कुल मिला के 9 चैप्टर है। लेकिन अब 9 चैप्टर को और सबसे लास्ट में देखिए बड़ा अच्छा लिख दिया है, सॉल्व पेपर ऑफ जैक एनुअल एग्जामिनेशन 2023। मतलब जो 2023 में, इस साल एग्जाम, सॉरी पिछले साल जो एग्जाम हुआ था, आखिर आप अभी 11 2024 में दे रहे हैं तो 2023 में जो 11 का एग्जाम हुआ था उसका पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके दे दिया है। लास्ट में, सबसे लास्ट में मिलेगा, तो वो भी हम लोग देख लेंगे कि किस मॉडल पेपर में किस तरह से क्वेश्चन में पूछा गया था एग्जाम में, क्वेश्चन 2023 वाले एग्जाम में। तो एक आइडिया भी आ जाएगा तब, तो उसके आधार पर हम 2024 का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इसको पूरा क्वेश्चन बैंक और जो हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज चल रहा है इसका पूरा कंप्लीट अगर स्टडी अभी कोई बच्चा करेगा, वीडियो जितना डाला हुआ अगर देख पाए तो ठीक है, नहीं देख पाए कोई बात नहीं, अगर समय मिलता है देख लीजिए। लेकिन जो हम अभी दे रहे हैं अगर इसको ठीक से पढ़ लिए तो आपको दिक्कत नहीं होगा, आपका एग्जाम में प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। 40 में एक भी क्वेश्चन दायां बायां नहीं भागने वाला है, 40 में 40 आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वित्तीय लेखांकन पार्ट ए, जिसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 1 बोलते हैं। अब देखिए चैप्टर 1 है,
और इतना मज़ेदार है ये कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है नोट्स। अगर देखें हम नोट्स की बात करें तो नोट्स किस में है, दोनों मिलेगा, देख लीजिए, इधर हिंदी में है और उसके नीचे इंग्लिश में है। और थोड़ा दिक्कत ये है कि हिंदी इंग्लिश एक साथ होना चाहिए, बट अलग अलग कर दिया है। यहाँ से देखिए इंग्लिश में है। अब सबसे पहले क्या लिखा है, ठीक से ध्यान दीजिएगा, बहुत छोटा चीज लिख समझा है। पहला बोल रहा है मेमोरेबल फैक्ट लिखा है कि ऐसा तथ्य जिसको आपको याद रखना चाहिए। तो पहले हम लोग याद रखने वाला, ठीक है, स्मरणीय तथ्य को पढ़ेंगे कि ये सब चीज़ जानना चाहिए। अगर आप चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं तो चैप्टर 1 में ये सारे टॉपिक्स आपके बहुत जानकारी में होना चाहिए। तो पहले आज हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं कि है क्या मेमोरेबल फैक्ट, फिर एमसीक्यू मारेंगे। एमसीक्यू मज़ेदार है, फिर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी मारेंगे। उसके बाद नहीं मारेंगे क्योंकि हम लोगों को सिर्फ एमसीक्यू पूछ रहा है, हमको शॉर्ट और लॉन्ग नहीं बनाना है इसमें, लेकिन सब है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी है। ठीक है, ये जारी करने का रीज़न ये हो सकता है कि अगले साल लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी पूछे। तो खैर अगले साल का टेंशन अगले साल वाला स्टूडेंट लेगा, आप लोग इस साल का टेंशन है। सबसे पहला वर्ड जो हम लोगों को इसमें पढ़ना है वो पढ़ना है अकाउंटिंग क्या होता है। यहाँ जो लिखा हुआ वो तो आप पढ़ेंगे, हिंदी में यहाँ लिखा है, इंग्लिश में नीचे लिखा है, लेकिन आप सब लोगों को बताया गया था कि अकाउंटिंग का 3-4 छोटा छोटा डेफिनेशन बता देते हैं, और ये बड़ा वाला जो हम बताए थे ना, जो आप लोगों को परिभाषा लिखवाए थे, वही डेफिनेशन यहाँ डाला हुआ है। बोलता है अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग क्या है, बिजनेस का लैंग्वेज। इसका मतलब है कि अगर बिजनेस समझना चाहते हो तो आपको अकाउंटिंग समझना पड़ेगा। अगर आप अकाउंटिंग नहीं समझोगे तो आप बिजनेस नहीं समझ पाओगे, इसलिए बिजनेस समझने के लिए अकाउंटिंग समझना जरूरी है। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, याद रखना। और अकाउंटिंग के अंदर क्या करते हैं, 4 काम करते हैं। सबसे पहले रिकॉर्डिंग करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, लेखा करते हैं। इंग्लिश में देखिए तो अच्छे समझ में आएगा, हिंदी वाले हिंदी पढ़िएगा। अकाउंटिंग के अंदर सबसे पहले क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन। कौन सा ट्रांजेक्शन, तो बोलता है जो फाइनेंशियल नेचर का नहीं, जिसमें रुपया पैसा होता है, उस लेन देन को सबसे पहले लिखेंगे। लिखने के बाद क्या करते हैं, क्लासिफाइंग, उसको क्लासिफाई करते हैं यानी वर्गीकृत करते हैं लेजर्स में। तो बोलता है क्लासिफाइंग देम इन द रिस्पेक्टिव बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब परचेज का है तो परचेज में लिखते हैं, सेल्स का है तो सेल्स में लिखते हैं। उसके बाद क्या तो बोलता है प्रिपेयरिंग अ समरी यानी ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो पहला जर्नल बनाना हो गया, दूसरा लेजर बनाना हो गया, और तीसरा क्या हो गया, ट्रायल बैलेंस, और चौथा होता है फाइनल अकाउंट। देखिए इंटरप्रेटिंग दिस रिजल्ट, इंटरप्रेट करने के लिए फाइनल अकाउंट बनाना पड़ेगा। यानी पूरा शुरू से जर्नल बनाने से लेके फाइनल अकाउंट बनाने तक का सारा प्रोसेस किसके अंदर आता है, अकाउंटिंग के। फाइनल अकाउंट बन गया, अकाउंटिंग खत्म। उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है, उसके बाद क्या होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग का मेन काम क्या है, सबसे पहले बिजनेस के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, दैट मीन्स जर्नल बनाना, लेजर बनाना, ट्रायल बनाना, फाइनल अकाउंट बनाना, और एनालिसिस करना। ये सारा काम किसके अंदर आता है, अकाउंटिंग। इसके लिए 3 तरह का अकाउंटिंग यूज करते हैं। बेसिकली 2 तरह का अकाउंटिंग तो कम से कम इस्तेमाल करते ही हैं, एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हम लोग पढ़ रहे हैं, और एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो हम लोग 12th में पढ़ेंगे। तो 2 तरह का अकाउंटिंग पूरा इस्तेमाल किया जाता है इस सारा प्रोसेस को पूरा करने के लिए। दूसरा लिखा है एसेट्स क्या होता है, बोलता है बिजनेस के लिए एसेट क्या होगा, संपत्ति किसको बोलेंगे आप, तो संपत्ति वो प्रॉपर्टी है यानी वो प्रोडक्ट है, वो आर्टिकल है जिसका यूज करके बिजनेस पैसा कमाता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, संपत्ति वह उत्पाद है, वह प्रोडक्ट है, वह है ना वस्तु है जिसका प्रयोग करके कोई भी बिजनेस पैसा कमाता है। अब हम अपना ये बोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे हम पैसा जनरेट कर रहे थे, ये मेरे लिए प्रॉपर्टी है। कैमरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे हम पैसा जनरेट कर रहे थे, ये मेरे लिए प्रॉपर्टी है। कोई मशीन का इस्तेमाल करके वहाँ से प्रोडक्ट बना के पैसा कमा रहा है तो उसके लिए प्रॉपर्टी है। कोई गाड़ी से पैसा कमा रहा है तो उसके लिए प्रॉपर्टी है। बात समझ गए। एसेट्स का मतलब संपत्ति है। संपत्ति हमको नहीं लगता किसी बच्चे को समझाने की जरूरत है। अगर सीधा सीधा एक लाइन में याद रखना है तो इतना ही याद रखना कि संपत्ति का अर्थ है ना ऐसी प्रॉपर्टी से है जिस पर अपना अधिकार हो। बिजनेसमैन का अगर अपना अधिकार किसी पर है तो वो उसका प्रॉपर्टी होता है। आपका भी अपना प्रॉपर्टी होता है अधिकार वाला। जमीन अगर घर में आपका अपना है तो आपका प्रॉपर्टी है कि नहीं, लेकिन दूसरे के जमीन पर आप घर बना कर रह रहे हैं तो अपना प्रॉपर्टी है नहीं। दूसरे के घर में रह रहे हैं तो भी अपना प्रॉपर्टी नहीं, लेकिन अगर अपना घर है उसमें मेरा मालिकाना हक है, आग लगाए चाहे तोड़ दे कोई कुछ नहीं बोलने वाला है, वो आपका प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी का मतलब है कि जिसमें हमारा अपना अधिकार होता है वो मेरा क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है। कहीं कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ। अब दूसरा बोलता है लायबिलिटी क्या होता है भाई, तो लायबिलिटी का मतलब लोन। तो जब बिजनेस को किसी दूसरे व्यक्ति को कोई पैसा देना बाकी होगा, फिर से सुनिएगा, जब बिजनेस को किसी दूसरे व्यक्ति को कोई पैसा देना बाकी होगा तो वो बाकी क्या कहलाता है, लायबिलिटी। हम लोग भी किसी से उधार सामान खरीद लेते हैं और पैसा नहीं देते हैं तो वो मेरे लिए क्या होगा, लायबिलिटी, जिसको हम लोग अपनी भाषा में उधार बोलते हैं, कर्जा बोलते हैं, लोन बोलते हैं। नहीं बोलता वो कर्ज है मेरा यहाँ भाई उसको देना पड़ेगा, उधार है या कर्ज हम लोन लिए हुए हैं, ये चीज़ बोलते हैं। लेकिन इसको हम लोग कॉमर्स की भाषा में क्या बोलते हैं, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी का मतलब
जब किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को कोई पैसा देना बाकी होगा। अब बाकी नहीं था, उधार था, चुका दिए, तो लायबिलिटी नहीं होगा। लायबिलिटी तब होगा जब देना क्या हो, बाकी हो। फिक्स एसेट क्या होता है? तो ऐसी संपत्ति जिसका इस्तेमाल जिसको खरीदा जाता है बिजनेस में प्रयोग करने के लिए, बेचने के लिए नहीं। जिसको मैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसी प्रॉपर्टी जिसको खरीदते हैं बिजनेस में प्रयोग करने के लिए, यूज करने के लिए, जो 1 साल से ज़्यादा समय के लिए खरीदा जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिक्स फिक्स एसेट। अच्छा, फिक्स कैपिटल आ गया, सॉरी, फिक्स एसेट बता दिए। फिक्स एसेट का मतलब ऐसा एसेट्स, फिक्स एसेट बता रहे, कैपिटल नहीं, अभी बताएंगे इसका। फिक्स एसेट का मतलब ऐसा एसेट्स जिसको आप 1 साल से ज़्यादा समय के लिए खरीदते हैं और जिसको खरीद के आप बिजनेस करते हैं और जहाँ से बिजनेस से पैसा कमाते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, ये सब हमारा फिक्स एसेट है। ये पूरा फिक्स कैपिटल क्या होता है? तो चलिए अभी बता दिए, फिक्स एसेट समझ गए। तो जो मालिक का हो, हम धंधा स्टार्ट किए, बिजनेस स्टार्ट किए, तो हम पैसा दो जगह पे लगाते हैं, ये फिक्स कैपिटल में भी और वर्किंग कैपिटल में भी। बिजनेस चलाने के लिए फिक्स एसेट खरीदना पड़ेगा ना, संपत्ति खरीदना पड़ेगा ना। अब हम बस चलाना चाहते हैं, बस खरीदना पड़ेगा ना भैया। तो बस चलाने वाला व्यक्ति अगर बस खरीदने में जो पैसा लगाएगा, वो उसका कौन सा कैपिटल का लगेगा? फिक्स कैपिटल, क्योंकि एक बार लग गया। अच्छा, दोबारा बस खरीदता है क्या? इसको ब्लॉक कैपिटल भी बोलते हैं। ब्लॉक मतलब फंस गया, पैसे फंस गया मेरा। एक बार 50 लाख का बस खरीदे, 50 लाख चला गया। बात समझ गए? तो फिक्स कैपिटल का मतलब ऐसा कैपिटल जो किसी फिक्स एसेट को खरीदने में लगता है। अस्थाई पूंजी का मतलब ऐसी पूंजी जो किसी अस्थाई संपत्ति को खरीदने में, जैसे मेरे यहाँ फिक्स कैपिटल क्या लगा होगा? ये पैनल खरीदे, डिजिटल बोर्ड, फिक्स कैपिटल है, पैसा लगा ना फिक्स एसेट जनरेट करने में। हम कैमरा खरीदे, फिक्स कैपिटल, कंप्यूटर सिस्टम खरीदे, फिक्स कैपिटल। यहाँ जितना कुछ देख रहे हैं सब मेरा फिक्स कैपिटल। ये लग गया तो लग गया, इसका इस्तेमाल करके हम पैसा कमाएंगे, ठीक है। लेकिन दूसरा कौन होता है? वर्किंग कैपिटल। क्या लगता है खाली बस खरीद के खड़ा कर दिए घर के सामने, यानी फिक्स कैपिटल लगा देने से बिजनेस चल जाएगा? कि उसको चलाने के लिए, नहीं, चक्का हिलेगा तो डीजल चाहिए, ड्राइवर का सैलरी चाहिए, कंडक्टर चाहिए का सैलरी चाहिए, इंश्योरेंस का पैसा चाहिए, टोल टैक्स का पैसा चाहिए। तो बताइए ये सब कौन कैपिटल है? ये फिक्स है कि वर्क करने के लिए? तो ऐसा पूंजी जो बिजनेस को रन करने के लिए चाहिए, उसको कौन सा पूंजी बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। जैसे मेरे ट्यूशन में रेंट वर्किंग कैपिटल है, बिजली बिल वर्किंग कैपिटल है। सब कुछ लगा दीजिए, अगर ये सब नहीं रहेगा तो चलेगा? पूरा दुकान में डेकोरेशन बहुत ज़बरदस्त कर दिया, इतना अच्छा दुकान बना दिया कि जो भी आदमी आता है एक बार बोलते हैं वाह क्या बात है, और सामाने नहीं दुकान में, तो चल जाएगा? सामान खरीदने के लिए पैसा चाहिए कि नहीं? उस कैपिटल को क्या बोलेंगे? फिक्स या वर्किंग? वर्किंग, जो वर्क करेगा और जहाँ से हम कमाएंगे। कमाई तो इससे होता है, इससे नहीं। कमाई किससे होता है? बहुत लग्जरियस बस बना दिया, डीजल डालने के पैसे नहीं, कमा लोगे? कमाई होता है वर्किंग कैपिटल से। लेकिन खाली वर्किंग कैपिटल रखोगे और फिक्स कैपिटल नहीं रखोगे तभी नहीं कमा पाओगे। तो बोलता है फिक्स कैपिटल लगाओ, लेकिन सबसे ज़्यादा किसको लगाओ? वर्किंग कैपिटल। अच्छा, ये वर्किंग कैपिटल जितना तेजी से वर्क करेगा उतना प्रॉफिट जनरेट होगा। सोचो 1 लाख का सामान लाए और कल ही बेच दिए, फिर 10 लाख का लाए बेच दिए, जितना जल्दी बेचोगे उतना जल्दी प्रॉफिट कमाओगे। तो याद रहेगा, फिक्स एसेट में जो कैपिटल लगता है उसको कौन सा कैपिटल बोलते हैं? फिक्स कैपिटल। और वर्किंग मतलब बिजनेस को चलाने के लिए, कार्य कार्य करने के लिए जो पूंजी लगता है, देखो यहाँ लिखा है, पूंजी का वह भाग जिसका प्रयोग व्यवसाय के दिन प्रतिदिन के कार्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है, कार्यशील पूंजी कहलाता है। अब दिन प्रतिदिन मतलब बस में अलग कार्यशील पूंजी होगा, हमारे ट्यूशन का वर्किंग कैपिटल अलग होगा, राशन दुकान का वर्किंग कैपिटल अलग होगा, तो शोरूम का वर्किंग कैपिटल अलग होगा, हर धंधे का वर्किंग कैपिटल अलग अलग होता है। कहीं कोई दिक्कत है वर्किंग कैपिटल में? अब पूछ रहे हैं इंसॉल्वेंट क्या होता है? इसको हिंदी में दिवालिया बोलते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। दिवालिया क्या होता है? ध्यान देना, दिवालिया मतलब नहीं समझो? फिल्म वगैरह में सुने होंगे दिवालिया हो गया, कि दिवाला निकाल देगा क्या मेरा? दिवाला निकालने का मतलब है कि जब, जहाँ कंगाली इसको बोलते हैं, जब किसी व्यक्ति का एसेट कम हो जाए और लोन ज़्यादा हो जाए। फिर से सुनना, जब किसी व्यक्ति का एसेट्स कम हो जाए और लोन क्या हो जाए? ज़्यादा हो जाए, तो वैसे पर्सन को क्या बोलेंगे? मतलब उसका औकात नहीं है अपने लोन को चुकाने का, तो वो दिवाला हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई, हम बिजनेस स्टार्ट किए, बैंक से लोन पे लोन, लोन पे लोन लेते चले गए, अब बिजनेस अच्छा चल रहा था, प्रॉपर्टी मेरा ज़्यादा था, 500 करोड़ का प्रॉपर्टी था, 300 करोड़ का लोन था। धीरे धीरे बिजनेस का स्थिति खराब होते चला गया, खराब होते चला गया, खराब होते चला गया। हमको लगा कि अब अगला साल सुधरेगा, 2 महीने में सुधरेगा, 3 महीने में सुधरेगा, चलते रहे। प्रॉपर्टी धीरे धीरे क्या होता है, प्रॉपर्टी का वैल्यू घटता है कि बढ़ता है? घटता है। मशीन पुराना हो गया, बिल्डिंग पुराना हो गया, सब घट गया। और लोन क्या हुआ? लोन वैल्यू बढ़ता है, मालूम नहीं चाहिए। कर्जा पर ब्याज लगेगा, लोन जो लोगे उस पर इंटरेस्ट लगेगा, और जो प्रॉपर्टी खरीदोगे उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। तो प्रॉपर्टी की वैल्यू घटते गया और लोन का वैल्यू क्या हुआ? बढ़ते रहा, ऐसा हो गया। अब कभी भी चुका पाएंगे?
आपका टोटल जमीन जायदाद सब कुछ जोड़ देंगे तो पता चला 100 करोड़ का प्रॉपर्टी आपके पास है, और कर्जा कितना हो गया 300 करोड़। कहाँ चुकाओगे? क्या लीवर किडनी दोगे? क्या दे पाओगे? जब तुम्हारी स्थिति खराब हो गया तो वहां पे सरकार एक ऑप्शन दी है बिजनेसमैन को कि अगर ऐसी स्थिति हो जाती किसी कारण से, क्योंकि कोई जानबूझ के तो बर्बाद होगा नहीं, अगर कोई हो गया गलती से ऐसा, और किसी के साथ ऐसा स्थिति आ गया कि उसका प्रॉपर्टी कम है और लोन उसका ज़्यादा है, तो कोर्ट उसको क्या करता है, दिवालिया घोषित कर देता है, इंसॉल्वेंट कर देता है। इंसॉल्वेंट हो जाने का मतलब समझते हो? जो कर्जा था वो माफ़ हो जाएगा मेरा, मेरा सारा प्रॉपर्टी ले लेगा, हम तो रोड पर आ जाएंगे, दो गो कपड़ा छोड़ेगा, थोड़ा खाने का बर्तन छोड़ेगा और बाहर कर देगा, घर उर सब ले लेगा, लेकिन मेरा कर्जा क्या होगा, माफ़ हो जाएगा। तो उस पर्सन को क्या बोलते हैं? तो दिवालिया कब होगा? जब उसका लाइबिलिटी ज़्यादा होगा या एसेट ज़्यादा होगा? लाइबिलिटी। अगर किसी का लाइबिलिटी ज़्यादा हो और एसेट कम हो तो क्या कहलाएगा? दिवालिया। उसी को बोलते हैं इंसॉल्वेंट। देखिए क्या लिखा है, इंसॉल्वेंट मीन्स अ पर्सन हु हैज़ एक्सेस लाइबिलिटी एंड हैज़ इनसफिशिएंट एसेट टू पे दोज लाइबिलिटी। मतलब है ऐसा व्यक्ति, दिवालिया से आशय उस व्यक्ति से है जिसके पास दायित्व ज़्यादा है, लोन ज़्यादा है, और उन दायित्वों को भुगतान करने के लिए उनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, तो ऐसे में उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंसॉल्वेंट। अब आगे लिखा है आहरण क्या होता है? ड्राइंग। ड्राइंग तो जानते हो, जब बिजनेस में बिजनेस का मालिक पैसा लगाता है तो उसको कैपिटल बोलते हैं, पूंजी। और जब बिजनेस से बिजनेस का मालिक अपने प्रयोग के लिए पैसा निकालता है तो उसको आहरण बोलते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, जब बिजनेस से बिजनेस का मालिक अपने प्रयोग के लिए पैसा निकालेगा तो उसको क्या बोलेंगे? आहरण। कोई दिक्कत है? ड्राइंग। और बिजनेस में अगर मालिक पैसा लगा रहा है तो पूंजी, और निकाल रहा है तो आहरण। ध्यान रखना है कि निकालेगा अपने प्रयोग के लिए, यानी बिजनेसमैन अपने प्रयोग के लिए। ऐसा नहीं कि बिजनेसमैन निकाला बिजनेस से पैसा और बिजनेस के लिए कंप्यूटर खरीद दिया, तो क्या ये ड्राइंग होगा? कंप्यूटर बिजनेस के लिए ना खरीदा, लेकिन बिजनेस से पैसा निकाला और अपने बेटे के लिए कंप्यूटर खरीदेगा तो ड्राइंग हो जाएगा। ठीक है। ड्राइंग के बाद क्या है? कैपिटल तो बता चुके अभी। जो बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूंजी। और निकालेगा अपने प्रयोग के लिए तो उसको क्या बोलेंगे? आहरण। यानी पूंजी का उल्टा क्या होगा? आहरण होगा। कहीं कोई दिक्कत है? अब टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट दो बचा हुआ, यहाँ पे देख लो। मूर्त संपत्ति का मतलब ऐसी संपत्ति जिसे देखा और छुआ जा सकता है। मूर्त संपत्ति, टेंजिबल एसेट वैसा एसेट होगा जिसको देखा और छुआ जा सकता है। इसको देख रहे हैं ना, छू भी रहे हैं, ये एसेट टेंजिबल है। ये भी देख रहे हैं बोर्ड, जो भी यहाँ दिखाई दे रहा है तो मैक्सिमम तो यही होगा जी। हमको दिखाई देता है ना, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर सब तो दिखता है। तो जो संपत्ति हम देख सकते हैं और छू सकते हैं उसको बोलते हैं मूर्त संपत्ति। क्या बोलते हैं? टेंजिबल एसेट्स। और जिसको देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, उसको बोलते हैं इनटेंजिबल एसेट। अमूर्त संपत्ति देख लो, अमूर्त संपत्ति वहाँ इंटेंजिबल एसेट। जिसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो ऐसा कौन संपत्ति जिसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते? तो कुछ प्रॉपर्टी है ऐसा जिसको हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। चलिए नाम पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। पहला इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, गुडविल, नाम जिसको प्रसिद्धि बोलते हैं, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। कंप्यूटर बताइए, सॉफ्टवेयर को देख सकते हैं आप, लेकिन अगर हम दुनिया को एक सॉफ्टवेयर बना के बेचेंगे तब, हमने एक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया और वो सॉफ्टवेयर हम दुनिया को बेच रहे हैं, कोई देख रहा है लेकिन हम बेच तो रहे ना। तो ऐसा नहीं है कि खाली जो दिखता है वही बिकता है। ये जो डायलॉग देखो मार्केट में, जो दिखता है सो बिकता है, ये कॉमर्स में नहीं चलेगा। जो नहीं भी दिखता है वो भी बिकता है। जैसे नाम, बताओ किसी का नाम दिखाई दे रहा है, धोनी का नाम दिखाई दे रहा है, लेकिन बेच रहा है कि नहीं नाम को? अरे किसी सामान को लेकर खड़ा हो जाता है 5 मिनट और 3 करोड़ रुपये ले लेता है, तो नाम है ना बेच रहा है जी, कि मेरा चेहरा दिखा रहे हो उसका पैसा है। तो याद रखिएगा, नाम, गुडविल जिसको बोलते हैं, पेटेंट किसी सामान को बनाने का पावर, और कॉपी एक ट्रेडमार्क बिजनेस का साइन। अगर हम अपना बिजनेस सिंबल यूज करने देंगे तो पैसा लेंगे आपसे। ये सब इनटेंजिबल है, दिखाई नहीं देता है बट बिकता है। कहीं कोई दिक्कत है तो याद रखना है। ये अगर हम सही से देखें तो पूरा का पूरा जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट था वो हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब इसका एमसीक्यू है। एमसीक्यू हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, जो बच्चा पढ़ा हुआ है ना आधा से अधिक तो अपने मार देगा। तो 5 एमसीक्यू आज कर लेते हैं, बाकी हम लोग फिर अगले क्लास में कर लेंगे। देखिए फर्स्ट पढ़िए क्या लिखा है। हु इन्वेंटेड द डबल इंट्रेस्ट सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग? बुक कीपिंग का डबल इंट्रेस्ट सिस्टम कौन लगाया था, लागू किया था? सब जानते हैं, लुका पेसोली। कहीं कोई दिक्कत है? दूसरा बोलता है लुका पेसोली रहने वाले कहाँ के थे? सबको पढ़ा दिया गया, इटली के न थे? लुका पेसोली कहाँ के थे? इटली के। तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रिमाइंड करना आप लोगों को, जो बच्चा पढ़ा हुआ है। और जो बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ा उसको तो रटना पड़ेगा। जो पढ़ लिया उसको दिक्कत ही नहीं है, एकदम बहुत आसान है, सब सिर्फ पढ़ते जाना है उसके बाद। चलिए उसके बाद देखिए तीसरा बोलता है लुका पेसोली वाज द फेमस, किस में फेमस थे? मैथमेटिक्स में। हाँ मैथमेटिक्स के विद्वान थे। उसके आगे क्या है
कि पुस्तपालन और लेखाकर्म की पहली पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? बताइए। एक छोटा सा टॉपिक हम पढ़ाए थे, उससे 5 MCQ हो गया। वित्तीय परिणाम जानने के लिए सभी व्यावसायिक लेन देन का लेखा करने और वर्गीकृत करने और सारांशित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अभी तो बताए थे ना। इसको थोड़ा इंग्लिश में पढ़ लेते ताकि इंग्लिश वाले भी समझ जाएं। बोलता है द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग। अभी तो बताए तीनों काम किसके अंदर आता है? अकाउंटिंग के अंदर आता है। और अगर केवल रहता ये, केवल अगर रिकॉर्डिंग पूछता तब क्या करते आप? हाँ, रिकॉर्डिंग केवल बुक कीपिंग। अगर क्लासिफाइंग बोलता तो अच्छा, रिकॉर्डिंग में बुक कीपिंग होता और जर्नलाइजिंग भी हो जाता। जर्नलाइजिंग क्या है? जर्नल बनाने का प्रोसेस। बुक कीपिंग मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है। और क्लासिफाइंग मतलब लेजर बनाने का, जर्नल से लेजर बनाने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्लासिफाई करना। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं पोस्टिंग करना। जर्नल से लेजर बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पोस्टिंग करना। तो ये सब याद रखना है। बोलता है अकाउंटिंग इज, अकाउंटिंग क्या है? साइंस है, आर्ट है, बोथ है? तो बोथ है। अकाउंटिंग साइंस भी है और आर्ट भी। ये मेरे ख्याल से सिर्फ हमको रिमाइंड करना पड़ेगा, आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और लगातार हम लोग इसका क्लास लेते रहेंगे ताकि आप लोगों को, अच्छा इसका क्लास का टाइमिंग हम लोगों का अलग अलग रहेगा, ध्यान रखना है। जो लाइव क्लास वाले लोग बच्चे हैं इनका क्लास का टाइमिंग अलग रहेगा, वो हम आपको व्हाट्सएप के जरिए इन्फॉर्म कर देंगे। उस टाइम में इसका क्लास चलेगा। और जो हमारा मेन टाइम है 10 बजे, उस 10 बजे के क्लास के टाइमिंग में हम लोग अपना टेस्ट और टेस्ट का क्वेश्चन जो जैसे चल रहा था वो एज इट इज चलता रहे, क्योंकि उसमें हम चेंज नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं टेस्ट वाला भी प्रिपरेशन करें ताकि इधर आपको दिक्कत ना हो। इधर हम कुछ नहीं बताए, आप ही लोग सब बताए। जो बच्चे पढ़े हुए हैं वो तुरंत तुरंत बताते जा रहे हैं, जो नहीं पढ़े हैं उनको पढ़ने की ज़रूरत है। उनके लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो पढ़ेंगे।